हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी चीज़ में बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव इंस्टेंट नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि हम एक दिन में चीज़ों को बदल लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जीवन में किसी भी चीज़ में किसी भी परिस्थिति को अगर आपको बदलना है तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो जरूर करने पड़ेंगे। तो आज मेरे पास जो आपके लिए लाइन है वो ये है कि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ बदलने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखें। क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था वो आखिर था क्या। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑपरेशन मेघ चक्र जो है, ऑपरेशन मेघ चक्र वो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघ चक्र की अगर मैं बात करूं तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। और ये अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किया क्या है अगर आपको बताऊं मैं, तो 19 राज्यों में और 19 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 56 स्थानों पर इन्होंने तलाशी ली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र है ये किससे संबंधित है? ये सीबीआई से संबंधित है। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो वो बोल रहा है कि नेम ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम प्लेयर who has been suspended for the next two international matches after two separate branches of the ICC code of conduct। देखिए, इनको मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं पहचानता होगा। प्रतिभा काफी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उस प्रतिभा के कारण या जब हमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने लगती हैं कि हम कभी कभी उनका बर्डन या उनका भार जो है वो शायद संभाल नहीं पाते, या हम ओवर एक्साइटमेंट में कुछ इस प्रकार की चीजें भी कर देते हैं, या कभी हम किसी चीजों से नाराज हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजें कर देते हैं जो नियमों के विपरीत होती हैं। हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर पर हाल ही में 2 इंटरनेशनल मैच का बैन लगाया गया। और ये बैन क्यों लगाया गया है? तो ढाका में एक मैच चल रहा था बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के बीच में, जिसमें अंपायर के डिसीजन से नाखुश होकर हरमनप्रीत कौर ने उनको अपोज किया था और विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्टंप पर अपना बैट मारा था। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं तो जब ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस टाइम ड्यूरेशन पे हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश की कैप्टन के साथ में कुछ मिसबिहेव भी किया था। इन चीजों के चलते आईसीसी ने इनको आगे आने वाले 2 इंटरनेशनल मैच पर बैन कर दिया है और उसके बाद फिर ये वापस से रीज्वाइन करेंगी इंडियन वुमेन टीम को। ठीक है, तो हमें मतलब ठीक है, आप अपनी प्रतिभा के दम पर, आप अपने खेल के दम पर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके दायरे में रहकर आपको चीज़ों को करना चाहिए, राइट। आइए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई हैज बीन रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। दिस बुक इज अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड लीजेसी ऑफ, किसके ऊपर लिखी गई है, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बुक का नाम है मेमोरीज नेवर डाई, राइट। तो ये बुक जो है वो किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, अगर हम बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ऊपर। और इनके जन्म से लेकर और इनकी मृत्यु तक का जो पूरा सफर था वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक का विमोचन किसने किया है, इसको रिलीज किसने किया है? तो वो किया है अमित शाह जी ने। ठीक, तो विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। अब बात आती है कि सर इसको लिखा किसने है, तो दो नाम आप याद रखिए। एक नाम आप याद रखिए डॉक्टर एपीजे एम नसीमा, नसीमा मैराकियार, और दूसरा नाम आप याद रखिए डॉक्टर वाई एस राजन। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर सम्मिलित रूप से एक बुक लिखी है जो है मेमोरीज नेवर डाई। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखिए, इट इज रिटन बाय डॉक्टर ए पी जे एम नसीमा और डॉक्टर वाई एस राजन। ठीक,
तो ये दो नाम जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने अभी रामेश्वरम का 2 दिन का दौरा जो है वो किया था, और उसी दौरे के दौरान अगर हम बात करें तो उन्होंने इस बुक का भी विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड इज द थीम ऑफ विच डे इन 2023। अगर हम बात करें कि जो तस्करी के हर घर पीड़ित तक पहुंचे और किसी को पीछे ना छोड़े, ये जो थीम है ये 2023 में किसकी थीम जो है वो बनाई गई थी? तो आप याद रखिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, जो 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, राइट आंसर इसका ये होगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो अगर आपसे ये पूछे कि सर इसकी थीम क्या थी, तो आप याद रखेंगे कि इसकी थीम जो है वो थी कि रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन इज बिहाइंड। राइट, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। अब बात आती है कि सर ये किसके प्रस्ताव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो याद रखना है आपको कि इस दिवस को मनाए जाने का जो प्रस्ताव था वो यूएन का प्रस्ताव था, और यूएन के प्रस्ताव के बाद इसकी शुरुआत हुई। राइट, और कब फर्स्ट टाइम ये मनाया गया? तो 2014 में पहली बार। अगर हम बात करें तो 2014 में पहली बार ये दिवस जो है वो मनाया गया था। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर हम बात करें कि सर इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके एम की अगर मैं बात करता हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा पहला ऑब्जेक्टिव की अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना, और साथ ही साथ अवेयरनेस लाना। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना और साथ ही साथ क्या करना? अवेयरनेस लाना। तो अगर आपसे पूछता है कि सर इसकी थीम क्या है, आप ये भी बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर हम 2021 के आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, तो 2021 के आंकड़ों के आधार पर सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो इंडिया में किस राज्य में हुई है? वो है तेलंगाना में। राइट, तेलंगाना के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र भी आता है इसमें, साथ में आपने केरला जो है आपके माइंड में जरूर होगा अभी। ठीक है, तो केरला भी इस कैटेगरी में शामिल है। राइट, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जो टाइगर की गणना की गई है, उसकी गणना के आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने, तो 785 टाइगर जो हैं वो एमपी में वर्तमान में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 3925 टाइगर जो हैं वो हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो कहाँ पर है? वो है आपके एमपी में, और एमपी में कितने हैं? 785। उसके बाद नंबर किसका आता है? तो नंबर आता है कर्नाटका का, वो है 563। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में 560, और उत्तराखंड के बाद अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो 444 है। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में टाइगर है वो कहाँ पर है? वो एमपी में है। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से भी फेमस है। बात समझ में आ रही है? और किस दिन अगर हम बात करें ग्लोबल टाइगर डे, है ना, तो मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ग्लोबल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और इस साल अगर पूछेगा तो 2023 आप बता दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द डिप्यूटी सीईओ ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल
डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में किसको सीईओ बनाया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किसको सीईओ बनाया गया है, किसका सीईओ, तो यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सीईओ जो है वो किसको बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा निशा बिस्वाल, ठीक है। तो निशा बिस्वाल जो है वो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की सीईओ जो हैं वो बन गई हैं। बात समझ आ रही है। और ये इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट है, ठीक है। और पॉलिसी मेकिंग का बेहतर तरीके से काम जो है वो करती हैं इंडिया अमेरिका के रिलेशन में और अलग अलग प्रकार से चीज़ों को करने के लिए, राइट। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आप याद रखिएगा कि 20 दिसंबर 2019 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। 20 दिसंबर 2019। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में, राइट। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 20 दिसंबर 2019 है और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो वॉशिंगटन डीसी में। बस समझ में आ रही? फिलहाल इतनी चीज़ें आपको इसमें जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एड्रेस्ड इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2023 इन विच सिटी। अभी अभी अगर आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भारतीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला जो है उसको संबोधित किया है। और वो कहाँ पर था, तो वो नई दिल्ली में था। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो लेदर का मार्केट है वो अगर हम देखें तो कानपुर एक बहुत बड़ा मार्केट है। और फुटवेयर की अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसमें फुटवेयर की अगर हम बात करते हैं तो फुटवेयर के एक्सपोर्ट के मामले में भी हम अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। बात समझ में आ रही है? तो भारत जो है वो चमड़े से बने परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब एक्सपोर्ट जो है हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आप याद रखिए। और चमड़े उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा नहीं, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लेदर के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। और अगर हम लेदर से बने हुए जो फुटवेयर है उनकी बात करते हैं तो हम 2nd लार्जेस्ट हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एज पर द स्टडी ड्यू टू द मेल्टिंग 3 ग्लेशियर लेक्स आर लाइकली टू द फॉर्म अराउंड द पार्केचिक ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि अभी हम लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं पार्केचिक ग्लेशियर के बारे में, तो ये जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है या संबंधित है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? और लगातार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ग्लेशियर में लगातार अगर आप देखेंगे तो पिघलाव की स्थिति, इसलिए लद्दाख में आप देखेंगे तो इसके पास में झीलों का निर्माण हो रहा है। और अलग अलग जगहों पर अगर आप देखिए तो बर्फ जो है वो पिघल कर और झील जो है उसका निर्माण कर रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये समस्या ही भविष्य के हिसाब से दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए कि वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पार्केचिक के आसपास 3 हिमनद झील बनने की संभावना जो है वो है। तो लगातार आप देखिए तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई आसपास का एरिया जो है वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। तो बात समझ में आ रही है? चलिए किस नदी पर है, तो सुरु नदी घाटी का ये सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है, ठीक है। और दक्षिणी जांस्कर पर्वतमाला पश्चिमी हिमालय का एक हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? देखिए फिलहाल तो आप ये याद रखें कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो द थीम ऑफ वर्ल्ड रेंजर डे 2023 ये कब बनाया जाता है, या इसका थीम जो है वो क्या है, तो इसका थीम है 30/30। अब बात आती है कि सर ये जो वर्ल्ड रेंजर डे है ये 30/30, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 30/30 है तो इसको हम समझें क्या। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड रेंजर डे जो है वो मनाया कब जाता है। तो वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है 31 जुलाई को, ठीक है। अभी अभी 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया गया था। दूसरा अगर हम बात करें कि सर इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी 30/30। अब बात आती है कि सर ये 30/30 का मतलब क्या है। तो 30/30 का मतलब है कि जैसे अगर आप जानते हैं COP15, ठीक है, अगर आप जानते हैं COP15, तो याद रखिए COP15 के दौरान ये बोला गया कि हम 2030 तक
30 क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन, राइट, क्या बोला गया, 2030 तक 30 क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, कब तक, 2030 तक कितने एरिया हैं, 30, तो 2030 का 30 और एरिया का ले लिया तो 30, इसलिए इसको बोलते हैं 30/30। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड रेंजर डे है 2023 उसका थीम था 30/30, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2030 तक 30 क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन की बात जो है वो की जा रही है COP15 के माध्यम से। बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, एक डील हुई है, और डील है कितने अमाउंट की, तो आप याद रखिए ये डील है 295 मिलियन US डॉलर की, ठीक है। और ये डील किस राज्य के लिए है, तो यहाँ आप याद रखिए कि ये डील है बिहार राज्य के लिए। बात समझ में आ रही है। बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेनली जो हाईवेज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने एडीबी के साथ में समझौता किया है 295 मिलियन US डॉलर का। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ इसमें आप याद रखिए कि एडीबी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 19 दिसंबर 1966, राइट। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 19 दिसंबर 1966। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ रही है। तो याद क्या रखना है, 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पर्पज है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडीबी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 295 मिलियन US डॉलर की एक डील हुई है, किसके लिए हुई है, बिहार के लिए हुई है। बात समझ में आ रही है। एडीबी में अगर कुछ और देखें तो यहाँ पर अगर आप देखिए इसका हेडक्वार्टर की भी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये याद रखिए ये फिलीपींस में है, ठीक। और एक चीज और आप याद रखिए इसमें कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें वर्तमान में 68 मेंबर जो हैं, 68 नेशन जो हैं वो इसके सदस्य हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम। कौन सा देश है पहला जो वर्ल्ड सिटी फोरम में शामिल हो गया है, तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर उसकी बात करते हैं तो वो है आपका बेंगलोर, ठीक। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर हैं, और बेंगलोर इस लीग में शामिल होने वाला सबसे नया शहर। बात समझ में आ रही है। और इसमें एक खासियत और या एक पॉइंट और आप याद रखिए कि बेंगलोर जो है वो इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला शहर भी है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछता है कि सर कौन सी सिटी शामिल हुई है अभी वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में, तो वो बेंगलोर शामिल हुई है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे देश भी यहाँ पर इसके सदस्य हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, है ना। आइए आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है, तो इंडिया एआई हैज साइंड द MOU with which of the following for promoting AI and emerging technologies। ठीक है, इंडिया एआई ने एआई और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको ढूंढिए, और इससे संबंधित मैं आपको पहले भी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी, है ना, पहले की क्लासेस आप देख रहे होंगे, लगातार आप देख रहे होंगे, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।